Hello students, my name is Anshul Jaiswal, Faculty of Physics and Chemistry, that is Physical Sciences. Physical Sciences is a branch of science which consists of the two disciplines, that is Physics and Chemistry, and I teach both of them. So in today's lecture we will talk about Chemistry class 11th. In class 11 Chemistry CBSE syllabus. So in CBSE syllabus there are in total in this year 2023 there are 9 units. Your syllabus has been divided into 9 units. Very much syllabus has been reduced from CBSE. So the first unit is some basic concepts of chemistry. तो पहला यूनिट आपका है some basic concepts of chemistry. The second unit is the structure of atom. The third unit is classification of elements and periodicity in properties. The fourth unit, very important, chemical bonding and molecular structure. The fifth unit is chemical thermodynamics. Sixth unit is equilibrium. Seventh unit is redox reactions. Eighth unit is organic chemistry, some basic principles and techniques, and the last unit is hydrocarbons. So मैंने भी फटाफट पढ़ दिया, पूरे सिलेबस को हो गया है, ऐसे नहीं हो गया. क्या है कि जो ये आपके 9 यूनिट्स का सिलेबस है, अब इसको मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे क्या करना है. देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं आपको जेईई मेंस के लिए पढ़ाने के लिए ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं. तो आप इस ऐप के थ्रू जब भी पढ़ेंगे तो मैं उसमें मेनली आपको जेईई मेंस का पढ़ाऊंगा. जेईई मेंस के लिए ही है हमारा ये सिलेबस, हमारा कोर्स. बट मैं अभी आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ सिर्फ सीबीएसई का. तो जब आप इस कोर्स को एनरोल करेंगे, इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको मैं वहाँ पे जेईई मेंस के सिलेबस की भी सारी बातें करूँगा, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और उसी सिलेबस को हम बेसिकली पकड़ के चलेंगे. सीबीएसई का जो सिलेबस है वो जेईई मेंस में तो ऑलरेडी है ही. तो जब हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सीबीएसई का सारा सिलेबस में ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा. बट जेईई मेंस का सिलेबस इसके ऊपर होता है, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं. हाँ, पुरानी एनसीईआरटी से अगर देखें तो वहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं था केमिस्ट्री के अंदर. लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी सारा सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, तो उस नाते अब हमें काफ़ी सारा सिलेबस एक तरह से एक्स्ट्रा पढ़ना होगा. वो जो हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो काट दिया गया वो अब एक्स्ट्रा बन गया जेईई मेंस के लिए. सीबीएसई के लिए तो चलो ठीक है, मजे आ गए, बहुत कम सिलेबस हो गया, ठीक. लेकिन हमें जेईई मेंस के लिए वो सारी चीज़ें पढ़नी है. तो मैं उस सिलेबस की बात तब करूँगा जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे और तब हम वहाँ पे उसमें डिटेल में बातें करेंगे. अभी फिलहाल मैं आपको सीबीएसई सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ केमिस्ट्री के. तो सीबीएसई सिलेबस की अगर बात करें तो टोटल 9 यूनिट्स का सिलेबस है. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है इट हैज 3 पार्ट्स. पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, आईसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आपकी केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दीज 3 पार्ट्स, अगर इन तीनों पार्ट्स के हिसाब से मैं इस आपके सिलेबस को डिवाइड करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है ये बिलोंग करता है फिजिकल केमिस्ट्री को. सेकंड चैप्टर आल्सो बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिफ्थ सिक्स्थ together belong to physical chemistry. Redox reactions belongs to inorganic chemistry, and these 2 chapters 8 and 9 belongs to organic chemistry. तो अगर ध्यान से देखें तो आपका जो पूरा क्लास 11 का सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से खोल रखा है, ठीक है. सीबीएसई की वेबसाइट का सिलेबस है, मेरा इसमें कुछ भी बनाया हुआ नहीं है अपना, ठीक है. This is the syllabus given by CBSE on its website for 2023-24 session. So अगर हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 1, 2, 3 और 4, तो टोटल 4 चैप्टर हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईसी, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल हो गए आपके 1, 2, 3 चैप्टर्स. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके हो गए 2 चैप्टर्स. तो 4, 3, 7, 2, 9, ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपकी केमिस्ट्री के अंदर इन तीनों ब्रांचेस, केमिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस में सबसे ज्यादा वेटेज जो क्लास 11 में है वो है फिजिकल केमिस्ट्री की विद 4 चैप्टर्स. एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज 3 चैप्टर्स, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 2 चैप्टर्स, ठीक है, लास्ट 8 and 9.
तो 11th में ऐसा है, 12th में हालांकि इसके थोड़ा उल्टा सा हो जाता है। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। खैर 12th की बात हम 12th में करेंगे, अभी फिलहाल हम 11th की बात कर रहे हैं। तो 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चैप्टर है, ठीक है, 4 चैप्टर है। तो हम 1 by 1 जब आप स्पोर्ट्स को एनरोल करेंगे तो 1 by 1 इन सारे चैप्टर्स को तो करेंगे। इन सभी चैप्टर्स में वो पोर्शन जो जेईई मेन में आता है और यहाँ सीबीएसई में नहीं है, हम वो भी करेंगे। और मैं आपको बता करके चलूंगा हर जगह कि बेटा यहाँ तक सीबीएसई का है और इसके आगे ये जेईई मेन का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि मुझे सीबीएसई के लिए कितना पढ़ना है, स्कूल में पढ़ के कितना जाना है, और जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैं बता के चलूंगा। इसके अलावा इन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स जेईई मेंस में है यहाँ नहीं है वो तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ जो चैप्टर्स ही अब यहाँ नहीं है और जेईई मेंस में है वो चैप्टर्स भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं, जब मैं जेईई मेंस का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि कौन कौन से चैप्टर्स और हमें पढ़ने होते हैं जेईई मेंस के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आज के लेक्चर में आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर द डेमो पर्पस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 इटसेल्फ, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से हम उठा रहे हैं पहला चैप्टर दैट इज मोल कंसेप्ट। और इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन वही है मोल कंसेप्ट, जो अच्छे लोगों को ढंग से बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, और मोल कंसेप्ट में वो फंसे रहते हैं, उसके क्वेश्चन से होते ही नहीं है। तो मोल कंसेप्ट को हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, फटाफट से समझेंगे मेरे साथ मोल कंसेप्ट क्या चीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, तो सबसे पहले बेटा हम इसमें डिफाइन करेंगे कि मोल क्या होता है, और प्रॉपरली बोले तो 1 मोल क्या है, व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल किसे कहते हैं, तो बेटा जैसे 1 डजन, 1 डजन सुना, जब आपके सामने कोई 1 डजन बोलता है तो आप समझ जाते हो कि 1 डजन का मतलब 12 पीस, 12 पीस उसके, यानी कि उसके 12 आइटम्स। ठीक है, 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, राइट। 1 डजन बनाना यानी कि 12 केले, 1 डजन एप्पल्स, 12 सेब, 12 एप्पल्स, 1 डजन पेन तो 12 पेन। तो किसी भी चीज के आगे 1 डजन लग रहा है तो इसका मतलब उस चीज के 12 पीसेस, 12 आइटम्स, ये मतलब। ऐसे ही मोल एक यूनिट है किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को नापने की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को यानी कि उसकी क्वांटिटी को नापने की एक यूनिट बनाई गई है मोल केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस के अमाउंट को, क्वांटिटी को नापने के काम आती है। ठीक है, और 1 मोल का मतलब होता है किसी भी चीज के आगे जब 1 मोल लगता है, जैसे किसी भी चीज के आगे 1 डजन लगता है तो उसका मतलब होता है कि 12 आइटम्स। ऐसे जब किसी भी चीज के आगे 1 मोल लगता है तो उसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ही ये नंबर दिया है। जैसे 1 डजन में 12 दिया हुआ किसी ने कि हम 12 आइटम्स को 1 डजन बोलेंगे, ऐसे ही एक नंबर एवोगैड्रो ने दिया था, उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। डिनोट उस नंबर को n से करते हैं। ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। और ये नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये है वो नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं किसी भी चीज के आगे 1 मोल बोल दूंगा तो उस चीज के इतने पीसेस चाहिए, यानी कि उस चीज के इतने आइटम्स चाहिए। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं 1 मोल एटम्स, किसी के भी एटम, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये बोल दिया मैंने सपोज, तो 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इतने एटम्स।
ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स। अगर मैंने बोल दिया 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स। तो बार बार ये नंबर ना लिख करके मैं इस नंबर का डिनोशन यूज कर दूंगा, क्या, कैपिटल एन। तो मैं सीधा बोलूंगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और कैपिटल की वैल्यू को मालूम है, ठीक है, लाइक दैट। तो किसी भी चीज का बेटा 1 मोल लग जाता है ना जब केमिस्ट्री में, तो उसका मतलब होता है इतने नंबर, मतलब इस नंबर के बराबर उसके इतने पीसेस चाहिए, उसके इतने आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये है 1 मोल का डेफिनेशन। तो अभी हमने 1 मोल का डेफिनेशन तो पढ़ लिया कि 1 मोल क्या चीज है, ठीक। तो 1 मोल के बाद अब हम बात करेंगे इसमें फर्दर कि अगर मुझे कोई सैंपल दिया हो, अगर मुझे कोई सैंपल दिया हो तो मैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अगली सब हेडिंग इसमें होगी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो ध्यान से देखो। अगर जो हमें सैंपल दिया है किसी भी सब्सटेंस का, सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी सब्सटेंस का वो सैंपल होगा वो हमें या तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। तो सैंपल हमें 3 तरीके से दिया जा सकता है मेनली, या तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स दिया जाएगा, या वो सैंपल हमें इन टर्म्स ऑफ मास दिया जाएगा, उसका मास बताएंगे कितना है वो ग्राम में, किलोग्राम में, या फिर वो हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम। तो पहला केस हम कर रहे हैं सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस in terms of particles बोले तो particles के 3 मतलब हो सकते हैं, atoms और ions और molecules, ठीक है। तो इस केस में यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सैंपल, सैंपल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सैंपल। मान लो ये x दे रखा है, मैंने इसको x से डिनोट कर लिया, उसको डिवाइड कर देना होगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ऐसा कर देने से हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये फॉर्मूला ऐसे नहीं कि आसमान से टपक गया, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, और ये फॉर्मूले में के डेरिवेशन में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज बेस्ड अपॉन सिंपली द यूनिटरी मेथड। ये किस पर बेस्ड है, यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। अब यूनिटरी मेथड क्या चीज होती है तो सबको मालूम है कि अगर एक अंडा 5 रुपए का है तो 10 अंडे कितने के होंगे, या 50 टॉफी 10 रुपए की है तो 2 टॉफी कितने की होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं तीसरी चौथी क्लास में। तो वही मोल वही मोलैरिटी सॉरी वही यूनिटरी मेथड लगेगा यहाँ पर, उसी से आया है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, n पार्टिकल्स होते हैं। तो एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे, एक पार्टिकल में कितने मोल, 1/n मोल, डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगर मुझे सैंपल में x पार्टिकल्स दे रखे हैं, x पार्टिकल्स हैं सैंपल में x पार्टिकल्स हैं, तो कितने मोल देंगे, 1/n को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा x/n
n मोल, तो x by n मोल ही तो है, x by n हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आ गया x by n करके नंबर ऑफ मोल्स। तो ये है यूनिटरी मेथड जिससे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये है इसका केस 1। तो सब्सटेंस आपको तीन तरीके से दिया जाएगा, या तो सब्सटेंस आपको इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स देंगे, या फिर आपको सब्सटेंस का जो सैंपल है वो आपको इन टर्म्स ऑफ मास दिया जाएगा, या फिर आपको सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केस 2 की। Now case 2, sample of a substance in terms of mass, यानी कि आपको अब उस सब्सटेंस का जो सैंपल है वो मास के टर्म्स में दिया गया है, ठीक है। तो सपोज जो सैंपल है वो मान लीजिए x ग्राम, कितना है, x ग्राम। तो अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि बेटा आप सभी ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास नाम की चीज पढ़ी है, ठीक है, 9th क्लास में ही पढ़ी है। एटॉमिक मास जो हर एक एलिमेंट के एटम का होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ठीक है, लिथियम का 6 होता है, मतलब 7 होता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। सबके एटॉमिक मासेस की यूनिट क्या होती है, यू। यू इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या फिर इसका एक नया नाम क्या है, यूनिफाइड मास। और एटॉमिक मास जब हमें पता होता है अलग अलग एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, तो उसी से हम एक चीज निकाल सकते हैं जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी किस टर्म्स में होता है, यू के टर्म्स में होता है। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम दोनों हम निकालना जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं बेटा, एटॉमिक मास तो किसी एक एटम का होता है, ठीक, और मॉलिक्यूलर मास किसी एक मॉलिक्यूल का होता है। और एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, जो मतलब बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वो ये कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, एलिमेंट की, और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, कंपाउंड की। और ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, ये है टाइप्स ऑफ मैटर। क्या है ये, टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर का टाइप्स। भाई जो भी मैटर है दुनिया में उसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं मेजरली, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, एटम, और कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, मॉलिक्यूल। और एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, वो भी उसकी यूनिट भी यू होती है। और मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसकी यूनिट भी यू होती है। और मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास से ही आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहने का मतलब कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला है, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 + 16, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 2 है तो 1 × 2 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस का यूज किया और उसका यूज करके मैं वाटर के मॉलिक्यूलर मास को निकाल लूंगा। कितना आ जाएगा, 18U। तो ये जो 18U आया ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन है। ऐसे ही 1U ये हाइड्रोजन के एक एटम का वजन है, 16U ये ऑक्सीजन के एक एटम का वजन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास को वैल्यू वही रख करके यूनिट में चेंज कर दूं, वैल्यू वही रखूं लेकिन यूनिट में चेंज कर दूं, यूनिट को यू से लिख दूं ग्राम, और ऐसी मॉलिक्यूलर मास में वैल्यू वही रखूं लेकिन यूनिट को चेंज कर दूं ग्राम, तो जब हम एटॉमिक मास की वैल्यू उसी वही रखते हैं और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी वही रखते हैं, बस यूनिट को यू से ग्राम कर देते हैं, तो ये चीज कहलाती है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। इसे क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ये क्या कहलाएगा, ग्राम
मॉलिक्यूलर मास, इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अभी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होती है? तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में एक मोल का वजन होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, ये दो तरीके का हो सकता है। अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा वो उसके 1 मोल का वजन होगा। यदि सब्सटेंस कंपाउंड है तो उसके 1 मोल का वजन जो होगा वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ये है मेन कंसेप्ट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के, अब सब्सटेंस बोले तो मैटर, मैटर मैंने बताया पहले कि दो तरीके का हो सकता है, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। अब सब्सटेंस यदि एलिमेंट है तो उसके 1 मोल का वजन उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है। यदि सब्सटेंस कंपाउंड है तो उसके 1 मोल का वजन उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल का मतलब ये, एग्जांपल ये ले लो, सपोज मैं आपको कहता हूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट के 1 मोल का वजन बताइए। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट बोल रहा हूं, तो एलिमेंट है तो एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16U, उसको ग्राम में लिख दो, 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम क्या है? ये ऑक्सीजन एलिमेंट के 1 मोल का मास है, यानी कि 1 मोल में कितने ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट, अगर मैं 1 मोल बोल रहा हूं तो इसका मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम्स? एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स, यानी कि n नंबर ऑफ एटम्स का वजन 16 ग्राम है। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं कि बताइए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। और O2 एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट O है पर O2 कंपाउंड है। तो कंपाउंड में 1 मोल का वजन कैसे निकलता है? उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? आपको क्या करना होगा, जो भी आपका कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 into 2 कर देंगे, 32U। तो ये 32U क्या है? ये ऑक्सीजन गैस के 1 मॉलिक्यूल का वजन है। ऑक्सीजन गैस के 1 मॉलिक्यूल का वजन है 32U। इसी वैल्यू को यही 32 रखते हुए अगर मैं यूनिट कर दूं ग्राम, तो 32 ग्राम बनेगा। तो 32 ग्राम क्या होगा? ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वजन होगा 32 ग्राम। तो इसका मतलब 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन गैस लेता हूं तो ये 1 मोल का वजन है। और 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन गैस के, इनका वजन 32 ग्राम है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे किसी भी सब्सटेंस का, यदि वो सब्सटेंस मुझे इन टर्म्स ऑफ मास दिया होगा। तो मान लीजिए कि कोई सैंपल था और वो सैंपल मुझे बता दिया कि वो x ग्राम। अब ये सैंपल किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी हो सकता है, क्योंकि सब्सटेंस है, सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ठीक है। तो जो भी होगा, सपोज x ग्राम है, तो हम जानते हैं क्या कि 1 मोल अगर हम लेते हैं किसी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो 1 मोल जो होता है सब्सटेंस का वो किसके बराबर होगा? या तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा अगर एलिमेंट है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब ये दो बार अलग अलग लिखने के चक्कर से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन जो होता है
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वजन होता है उसको नाम देते हैं मोलर मास। उसको नाम क्या देते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन मोलर मास है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया तो ये मोलर मास के बराबर है। और लेट्स से मैंने मोलर मास को डिनोट कर लिया कैपिटल M से। मोलर मास को डिनोट किससे कर लिया? कैपिटल M से। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहा हूं तो उसका वजन m ग्राम से, कैपिटल M ग्राम से। तो 1 ग्राम में कितने मोल? 1/m मोल। ठीक है, तो अगर सैंपल मुझे x ग्राम का दे रखा है तो कितने मोल? x/m मोल्स। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है, सो इसके बाद जो थर्ड केस होता है इसमें वो होता है सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हम उसकी बात कर लेते हैं फटाफट कि जब भी हमें कोई भी सैंपल, किसी भी सब्सटेंस का सैंपल हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया रहेगा तो क्या करना होगा? सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा उसके लिए एक सिंपल सी बात याद रखो कि एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर हो 1 atm का, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 1 atm का प्रेशर, तो इन कंडीशंस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। और इस कंडीशन पर किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP equals to 22.4 liters of that gas। उस गैस का 1 मोल अगर आप लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस का वॉल्यूम दे रखा है लेट्स से x लीटर्स, तो जैसे कि हमें पता चल गया कि 1 मोल ऑफ ए गैस at STP has 22.4 liters। तो 1 लीटर में कितने मोल? 1/22.4 मोल। तो अगर मुझे सैंपल में x लीटर दिया हुआ है तो कितने मोल? x/22.4 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? x क्या है? x इज द गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन लीटर्स। ठीक है ना, मैंने जो वॉल्यूम लिया था वो लीटर्स में लिया था, तो लीटर में गिवन होना चाहिए। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन लीटर, अगर लीटर में गिवन नहीं है तो कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। तो इस फॉर्मूले से आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो इस कंसेप्ट के साथ आपका जो मोल कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है एट CBSE लेवल। बट जेईई मेंस के लेवल पे इसमें और भी कई सारी बातें होती हैं। CBSE लेवल पे मोल कंसेप्ट इतना ही है, इसके आगे फिर और भी बहुत सारी बातें हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो वो जब आप कोर्स एनरोल करेंगे बेटा तो फिर हम उसमें आगे शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना है।